तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। ब्लड क्या है? तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे बॉडी में होता है। और कहाँ पे फ्लो करता है? तो ब्लड वेसल्स में। ये फ्लो कहाँ करता है? इट फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। इट फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आर्टरी, दूसरा हो गया वेन्स और तीसरा हो गया ब्लड कैपिलरीज, जिसको हम बाद में लिखेंगे। तो इन सब जगहों पे ब्लड फ्लो करता है और ये कनेक्ट करने का काम करता है। दूसरा कि यह जो ब्लड है ये और क्या करता है? तो ये ट्रांसपोर्ट करता है। इट ट्रांसपोर्ट्स क्या क्या चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है? तो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर वेस्ट्स, जो टॉक्सिक वेस्ट्स होते हैं उनको भी ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ब्लड का जब हम पीएच वैल्यू देखते हैं तो पीएच वैल्यू क्या होता है ब्लड का? पीएच होता है इसका 7.4 के करीब। अल्कैलिन इन नेचर होता है ये। और ब्लड के जब हम क्वांटिटी को देखते हैं कि एक इंडिविजुअल में, एक ह्यूमन बीइंग में ब्लड कितने मात्रा में होता है, तो क्वांटिटी जो है ब्लड का मेल के केस में 5 to 6 लीटर्स होते हैं। वहीं फीमेल के केस में 4 to 5 होता है। और ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, उनके बॉडी के हिसाब से, बॉडी का साइज क्या है। तो ये था ब्लड के बारे में। अब जनरली हम लोग स्प्लीन को ब्लड के स्टोरेज ऑर्गन के रूप में बोलते हैं। तो स्टोरेज ऑर्गन फॉर ब्लड क्या होगा? स्टोरेज ऑर्गन फॉर ब्लड क्या होगा? तो स्प्लीन होगा। तो स्प्लीन जो है ब्लड के स्टोरेज ऑर्गन के रूप में काम करता है। और यह हमारे बॉडी का 7 to 8% होता है। टोटल वेट का 7 to 8% है। कौन? तो ब्लड। हमारे बॉडी का 7 to 8% है ब्लड। सेवन टू 8% है हमारे बॉडी के वेट का। और जब हम ब्लड के पार्ट्स के बारे में देखते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में देखते हैं, तो ब्लड को बेसिकली हम लोग 2 पार्ट में बांट देते हैं। एक हो जाता है प्लाज्मा और दूसरा हो जाता है ब्लड कॉर्पुस्कल्स। अब हम एक एक करके प्लाज्मा को देखेंगे और ब्लड कॉर्पुस्कल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड है। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड है। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड है। लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, लिक्विड पार्ट है ब्लड का। वहीं यह 60% कंस्टिट्यूएंट करता है टोटल ब्लड का। 60% होता है टोटल ब्लड का जो हमारे ब्लड बॉडी में है। इट कंस्टिट्यूट्स 60% ऑफ टोटल ब्लड इन आवर बॉडी। और जो हम प्लाज्मा के कंपोजिशन को देखेंगे, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मीन्स क्या क्या चीज़ों से मिलकर बना है कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, तो हम पाएंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल करके
प्लाज्मा बना है, पहला जो हम देखेंगे कि वह वाटर है, वाटर जो कि कितना है 90% है प्लाज्मा में। दूसरा चीज़ हम देखेंगे प्रोटीन, प्रोटीन जो कि 7% के करीब है। तीसरा चीज़ हम लोग देखेंगे ग्लूकोज, या ग्लूकोज से पहले हम सॉल्ट को देखेंगे जो ज़्यादा क्वांटिटी में है। सॉल्ट जो है वह 0.9% के करीब है, ग्लूकोज 0.1% के करीब है। इसके अलावा कुछ अदर सब्सटेंसेस है, रेस्ट परसेंट जो है वो अदर सब्सटेंसेस का है। तो ये था प्लाज्मा का कंपोजिशन, जिन चीज़ों से मिल करके प्लाज्मा बना है। प्लाज्मा 90% वाटर है, 7% प्रोटीन उसमें मिला है, 0.9% सॉल्ट है और 0.1% ग्लूकोज है। इसके अलावा जो परसेंटेज बचता है वो रेस्ट सब्सटेंसेस हैं। तो ये प्लाज्मा के बारे में था। जब हम प्लाज्मा के फंक्शन को देखेंगे तो प्लाज्मा का फंक्शन क्या है, तो ये ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फूड। फंक्शन क्या है, तो इट ट्रांसपोर्ट्स यह क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो डाइजेस्टेड फूड और क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो हार्मोन्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ETC, इन सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम प्लाज्मा करता है। यही प्लाज्मा में हम लोग एक टर्म देखेंगे जिसका नाम है सेरम। तो जब हम सेरम के बारे में पढ़ेंगे सेरम क्या है, सेरम तो जब हम प्लाज्मा से हटा देंगे, किन चीज़ों को हटा देंगे प्लाज्मा में से, तो प्लाज्मा में से हम हटाएंगे फिब्रिनोजेन और प्रोटीन को। फिब्रिनोजेन प्लस प्रोटीन, तो हमको मिलेगा सेरम। मीन्स सेरम और कुछ नहीं है, जब हम प्लाज्मा से फिब्रिनोजेन और प्रोटीन को हटा देते हैं तब जो बचा हुआ प्लाज्मा हमको मिलता है उसी को हम लोग सेरम कहते हैं। तो ये था हमारा प्लाज्मा। अब दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे जो कि है ब्लड कॉर्पुस्कल्स। दूसरा पार्ट है ब्लड कॉर्पुस्कल्स। ब्लड कॉर्पुस्कल्स क्या होता है, तो यह कंस्टिट्यूट करता है, इट कंस्टिट्यूट्स 40% ऑफ द ब्लड, इट कंस्टिट्यूट्स 40% ऑफ ब्लड, 60% के करीब वो था और 40% के करीब हमारा ब्लड कॉर्पुस्कल है। ये 3 भाग में बटा हुआ है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला RBC, दूसरा WBC और तीसरा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम लोग ब्लड प्लेटलेट्स भी कहते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स भी कहते हैं। RBC का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, WBC का फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल, तो हम एक एक करके इन दोनों के बारे में, तीनों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम RBC के बारे में देखेंगे। RBC जो कि रेड ब्लड सेल है,
इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसका शेप क्या होगा, मैमल के केस में, मैमल के केस में ये बाई कनकेव होगा, बाई कनकेव मैमल के केस में इसका शेप क्या होगा, बाई कनकेव होगा। दूसरा, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट। रेड ब्लड सेल वैसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन क्या है, कैमल और लैमा। एक्सेप्शन क्या है, कैमल और लैमा। एक्सेप्शन क्या है, कैमल और लैमा, कैमल एंड लैमा। कैमल और लैमा इसका एक्सेप्शन है। फॉर्मेशन कहाँ होता है इसका, तो बोन मैरो में। फॉर्म्ड इन फॉर्मेशन, फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है, आरबीसी का रेड बोन मैरो में होता है। और फॉर्मेशन में टाइप, लाइफ स्पैन इसका क्या होता है, फॉर्म होने के बाद लाइफ स्पैन इसका क्या रहता है, लाइफ स्पैन क्या होता है, 20 to 120 डेज, 20 to 120 डेज, 20 से 120 दिनों तक इसका लाइफ स्पैन है। और इसका ग्रेव हम किसको बोलते हैं, ग्रेव ऑफ आरबीसी किसे बोला जाता है, ग्रेव ऑफ आरबीसी, जहाँ इसका डिस्ट्रक्शन होता है। तो ग्रेव ऑफ आरबीसी हम बोलते हैं लीवर एंड स्प्लीन को, लीवर एंड स्प्लीन, जहाँ इसका डिस्ट्रक्शन होता है, जहाँ ये नष्ट हो जाता है। अब हेमोग्लोबिन के बारे में हम लोग देखेंगे कि आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन में एक आयरन कंपाउंड है जिसका नाम है हेमे। इट कंटेन्स आयरन कंपाउंड called Heme, जो क्या करता है, which provides red color to the body, blood, which provides red color to the blood। तो ये हेमे जो है, जो आयरन कंपाउंड है, यही रेड कलर प्रोवाइड करता है हमारे ब्लड को। और हेमे कहाँ होता है, तो हेमोग्लोबिन में। हेमोग्लोबिन कहाँ है, तो ब्लड में। अब आगे हम देखेंगे हीमेटिन के बारे में। हीमेटिन वही आयरन कंपाउंड है, हीमेटिन, जो हेमोग्लोबिन में ही पाया जाता है, हीमेटिन। अब आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ आरबीसी, फंक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का फंक्शन क्या है, तो आरबीसी का फंक्शन है टू कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, टू कैरी ऑक्सीजन एंड O2 एंड CO2, सेल से लंग्स में, लंग्स से सेल में। अब क्या होता है, विथ इंक्रीज इन हाइट, मीन्स एट हाइट ऑफ 4200 मीटर्स, एट हाइट of about 4200 मीटर्स, आरबीसी इंक्रीज कर जाता है बाई 30%। काउंट ऑफ आरबीसी
RBC increases by 30% एट हाइट ऑफ अबाउट 4200 मीटर। RBC का काउंट जो है बढ़ जाता है और ड्यूरिंग स्लीपिंग इसका काउंट 5% से रिड्यूस कर जाता है। अब एक इंस्ट्रूमेंट है जो RBC को मेजर करता है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर RBC, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर काउंट ऑफ RBC। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? तो हेमोसाइटोमीटर। यह इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग काउंट करते हैं RBC की संख्या को। दूसरा एक डिजीज़ है जो हम लोग जानते हैं, एनीमिया एक डिजीज़ है। एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। डिफिशियंसी मतलब कमी, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया नाम की बीमारी होती है। तो ये था RBC के बारे में जानकारी कि RBC के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि कहाँ पर उसका फॉर्मेशन होता है, उसका लाइफ स्पैन क्या होता है, कहाँ पे वो डिस्ट्रक्ट होता है या उसका डिस्ट्रक्शन होता है। उसमें एक आयरन कंपोनेंट होते हैं जिसको हम लोग हेमोग्लोबिन कहते हैं, जो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लड के रेड कलर के लिए। उसके अलावा वो ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है किन चीज़ों को? तो किन गैसेस को? तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड नाम के गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। किस प्रकार से हाइट बढ़ने के साथ RBC का काउंट बढ़ जा रहा है, किस प्रकार से सोने के दौरान उसका रिड्यूस हो जा रहा है काउंट, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम RBC के काउंट को करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने RBC में पढ़ा है। और न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन उसका भी एक्सेप्शन क्या है? तो कैमल लेमा है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा है RBC के केस में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे WBC के बारे में, जो कि है वाइट ब्लड सेल। तो WBC के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है, ल्यूकोसाइट्स। बोला जाता है और इसका शेप लगभग अमीबा की तरह होता है। फॉर्मेशन कहाँ होता है इसका? इसका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। बोन मैरो, लिम्फ नोड में, और कभी कभी समटाइम्स लीवर एंड स्प्लीन। तो यहाँ इसका फॉर्मेशन होता है WBC का। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। RBC में एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। इसके अलावा इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? तो इसके कंपोनेंट्स में न्यूट्रोफाइल आता है, जो कि 60 to 70% होता है क्वांटिटी में। न्यूट्रोफाइल, यही न्यूट्रोफाइल रिस्पॉन्सिबल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करने के लिए। न्यूट्रोफाइल कॉर्पुस्कल्स भी इसको बोल सकते हैं। इट इनगल्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म that causes disease।
यही न्यूट्रोफाइल कॉर्पुस्कल्स हैं जो निगल लेते हैं किनको, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो डिजीज करते हैं। तो ये था WBC के बारे में जानकारी। और लाइफ स्पैन इसका हम देख लेते हैं। लाइफ स्पैन इसका क्या है? लाइफ स्पैन इसका है 13 to 20 डेज। 13 to 20 डेज ये इसका लाइफ स्पैन है। इसके साथ ही हम एक चीज़ और देखेंगे, इसका फंक्शन क्या है इसका, तो ये सबको पता है। इसका फंक्शन है टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेज, टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेज, टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेज। जब हम रेशियो देखते हैं RBC का और WBC का, RBC और WBC का, तो ये रेशियो कितना है? ये रेशियो है 600:1 का रेशियो। इतना बड़ा गैप 600:1 का रेशियो है RBC और WBC के बीच। तो ये था WBC के बारे में जानकारी, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। अब आगे हम देखेंगे ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। ब्लड प्लेटलेट्स, इसका एक और नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स ओनली फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है? तो ह्यूमंस के ब्लड में, ब्लड ऑफ ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स, अदर मैमल्स। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन बोन मैरो। बोन मैरो में ही इसका फॉर्मेशन होता है। बोन मैरो। और इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है। द न्यूक्लियस एब्सेंट। उसके अलावा क्या होता है इसका लाइफ स्पैन? अगर हम देखेंगे तो लाइफ स्पैन इसका क्या है? 8 to 9 डेज। 8 to 9 डेज इसका लाइफ स्पैन है ब्लड प्लेटलेट्स का। इसके अलावा हम देखेंगे क्या कि इसका मेन फंक्शन क्या है ब्लड प्लेटलेट्स का? तो इसका मेन फंक्शन है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। फंक्शन इसका क्या है? फंक्शन टू हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड के जमने में यह मदद करता है। टू हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जब घाव होता है, कुछ भी होता है, उस समय यह खून को रोकने में काम आता है ब्लड क्लॉटिंग। इसलिए ब्लड क्लॉटिंग होना ज़रूरी है। जिसका ब्लड क्लॉट नहीं होगा वो ब्लड के ओवर ब्लीडिंग के कारण मर जाएगा। इसलिए ब्लड क्लॉट होना ज़रूरी है। अब ये जो डेंगू डिजीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं, उसमें क्या होता है? डेंगू में प्लेटलेट्स का संख्या रिड्यूस कर जाता है। तो प्लेटलेट्स उसको देना पड़ता है एक्सटर्नली बाहर से। तो ये ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में जानकारी था। अब इसका काउंट रेंज कितना होना चाहिए? तो 1.5 लाख से 4.5 लाख, 1,50,000 to 4,50,000 इसका संख्या होना चाहिए पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्लड, पर क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड इसका काउंट होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। तब हम समझेंगे कि सही है उस व्यक्ति में। तो ये था ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। अब इसके बाद ओवरऑल हम ब्लड के फंक्शन को देख लेते हैं क्या है।
ये ब्लड का तीनों कंपोनेंट्स था या कंस्टिट्यूएंट था जो मिलकर ब्लड को बनाता है, प्लाज्मा, ब्लड कर्पुस्कल्स, प्लेटलेट्स। अब हम फंक्शन ऑफ ब्लड देख लेंगे। फंक्शन ऑफ ब्लड, तो ब्लड तो कंप्लीट हो गया। फंक्शन ऑफ ब्लड देखेंगे, फंक्शन क्या है ब्लड का। तो ब्लड का फंक्शन है, पहला क्या हम बोल सकते हैं कि इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, इट रेगुलेट्स टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, यह बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, नॉर्मल रखने का काम करता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, या इसको अगर हम सेल्सियस में देखेंगे तो यह है 37 डिग्री सेल्सियस। ये नॉर्मल ये बॉडी टेम्परेचर है। इसके अलावा ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, इट ट्रांसपोर्ट्स O2, CO2, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल, एक्सक्रेटरी वेस्ट उसको बोलते हैं, एक्सक्रेटरी वेस्ट्स, इन सारे चीज़ों को ETC इन सारे चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। उसके अलावा क्या करता है, यह सारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन बनाने का भी काम करता है, एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन, इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन among डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में कोऑर्डिनेशन बनाने का भी काम करता है। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। तो ये सारे फंक्शंस हैं ब्लड के। अब इसके बाद हम देखेंगे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग मतलब जो खून जमना है, कटने पे कुछ भी होने पे खून जमता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कोएगुलेशन एक टर्म है, कोएगुलेशन क्या है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को ही कोएगुलेशन कहते हैं। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज कॉल्ड कोएगुलेशन। अब यह क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो होता है 3 स्टेप में हो पाता है, या 3 रिएक्शन कहिए, है ना। ये जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है यह 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप में क्या होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, हम बस नाम याद रखेंगे, अभी इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम, ये तीनों मिलते हैं और बनता क्या है, थ्रोम्बिन। ये पहला स्टेप होता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम तीनों मिलते हैं, बनता है थ्रोम्बिन। उसके बाद यही थ्रोम्बिन फिब्रिनोजेन से मिलता है। थ्रोम्बिन सेकेंड स्टेप में, थ्रोम्बिन जो है वह फिब्रिनोजेन से मिलेगा, फिब्रिनोजेन के साथ मिलता है, और बनता क्या चीज़ है, बनता है फिब्रिन। क्या बन जाता है, फिब्रिन। फिर क्या होता है, यही फिब्रिन ब्लड कॉर्पुस्कल्स के साथ मिलता है, ब्लड कॉर्पुस्कल्स के साथ मिलता है, तो बनता क्या है, क्लॉट। क्या बन जाता है, क्लॉट। और यही क्लॉट जो है हमारे लिए ज़रूरी है। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन हम लोगों ने पढ़ा है, जो ब्लड प्लाज्मा में है, ये किस चीज़ के मदद से बनता है, तो यहाँ पर मदद करता है विटामिन के। किसको बनने में, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन को। इन प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन,
इन दोनों के बनने में मदद कौन करता है? विटामिन के मदद करता है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो एसेंशियल प्रोटीन क्या है जो ब्लड क्लॉट में मदद करता है, तो फिब्रिनोजेन है। एसेंशियल प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉट, तो आंसर होगा फिब्रिनोजेन। यह एसेंशियल है ब्लड क्लॉट के लिए। तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट पार्ट इसका, जिसमें हम लोग ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में, कि अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।